हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत वेलकम है ऐसे क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर। सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। ओके, फटाफट आप उस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो मेरा क्वेश्चन है, दोस्तों मेरा क्वेश्चन है कि भारत में राम राज्य कैसे वापस आ सकता है। बहुत सारे लोग बहुत सारे सॉल्यूशन बताते हैं कि भारत में राम राज्य आना चाहिए। राम राज्य का मतलब क्या होता है? राम राज्य का मतलब होता है ऐसा देश जहाँ पर सबको उनका राइट मिले, हर पर्सन को उनका राइट मिले, जो भी उनका हक है वो उनसे छीना ना जाए। ओके, सब लोग हैप्पीली जिस जगह पर रहें, ओके, सब लोग खुश रहें जैसा राम जी के राज्य में होता था। ओके, सो ये है राम राज्य। सो भारत में राम राज्य कैसे लाया जा सकता है? ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसका क्या आंसर देंगे? एक वर्ड में अगर आपसे मैं आंसर मांगूं कि भारत में राम राज्य कैसे वापस आ सकता है, तो आपका क्या आंसर होगा? फटाफट सोचिए और कमेंट में आंसर दीजिए कि भारत में राम राज्य कैसे वापस आ सकता है, हम क्या प्रोसेस से राम राज्य को ला सकते हैं। ओके, सो दोस्तों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा आंसर्स दिया था और बहुत सारे सॉल्यूशंस बताए थे, लेकिन गांधी जी ने एक आंसर बताया था इसका, और वो बताया था ड्यूटी, जो कि सुनने में बहुत इजी है लेकिन अप्लाई करने में बहुत टफ। गांधी जी ने बताया था कि अगर हर पर्सन अपना काम सही ढंग से करे, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभाए, तो भारत में राम राज्य वापस आ सकता है। ये बहुत ही इजी सा प्रोसेस है। लेकिन क्या हर पर्सन इंडिया में अपनी ड्यूटी सही से निभाता है? सपोज़ अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और वो टीचर आपको अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है, वो आप तक सारी शिक्षा पहुंचा रहा है जो आपका हक है, तो मतलब वो अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा टीचर है जो आपको अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा रहा, आपके पढ़ाने के टाइम पर वो आराम कर रहा है, तो क्या उसने अपनी ड्यूटी निभाई? उसने आपको शिक्षा का हक दिया? नहीं। ओके, सो हर पर्सन अगर सही ढंग से अपनी ड्यूटी निभाए तो भारत में राम राज्य वापस आ सकता है। ये देखने में बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन हर पर्सन को ये अपने आप पर अप्लाई करना चाहिए। अगर आज आप सही ढंग से पढ़ते हैं और सही ढंग से अपना जो भी ड्यूटी है वो करते हैं, तो इसका मतलब भारत के ग्रोथ में कहीं ना कहीं बहुत मदद कर रहे हैं। ओके, अगर आप अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, जो भी आपको काम मिला है आप उसे एकदम ऑनेस्टी के साथ करते हैं, तो इसका मतलब आप अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। सो दोस्तों, इसी पर बेस होकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd अमेंडमेंट में, मतलब कि उसमें कुछ चेंजेस लाकर, ये शुरू से नहीं था, क्या ऐड किया गया? फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। ओके दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऐड तो हो गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, लेकिन क्या आपको याद है कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ पहले कभी पढ़ा हो, या फिर आपको ये याद है कि स्कूल में किसी ने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ाया हो? अगर पढ़ाया भी हो तो एक बार, उससे ज़्यादा नहीं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है ये तो आ गया, लेकिन लोग इससे अवेयर ही नहीं है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता क्या है, और अगर कोई चीज़ आपको पता ही नहीं है तो आप उसको निभाओगे कैसे? ओके, सो सिर्फ लॉ बनाने से नहीं होता, उसको फैलाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए आज हम सीखते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ बनाई हैं और किससे इंस्पायर्ड होकर। तो रसिया से इंस्पायर्ड होकर, यूएसएसआर, रसिया से इंस्पायर्ड होकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लेकर आया था 42nd अमेंडमेंट में। ओके, और एक कमेटी है सरदार स्वर्ण सिंह की कमेटी, इनके रिकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया था। ओके, किसमें? आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हर किसी पे एप्लीकेबल होता है? तो नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडियन सिटीज़न पे ही
एप्लीकेबल होगा, ये किसी भी फॉरेनर पे एप्लीकेबल नहीं होगा। लोग कहते हैं कि राइट्स तो बहुत मिलते हैं फॉरेनर लोग को, सारे राइट्स नहीं मिलते हैं जितने हम इंडियंस के पास होते हैं। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ बाउंड है इंडियन सिटीज़न पे। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और ये कितने होते हैं। ओके, सो दोस्तों, हम टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ते हैं। ओके, जो कि आपको पढ़ाया जाता है 51A क्लॉज ए से लेकर 51A के तक। ओके, टोटल 11 ड्यूटीज़ है, हम 1 बाय 1 करके सब देखते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड एंथम। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ का पालन करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए एंड हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर कहीं भी नेशनल सॉन्ग के बारे में नहीं बताया गया है। ओके, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लेते हैं कि नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सॉन्ग, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है फंडामेंटल ड्यूटीज़ का। तो नेशनल सॉन्ग को भी होना चाहिए इसमें, लेकिन इसके ऊपर केस भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया है। अभी तक सिर्फ नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है। दोस्तों, जब हम मूवीज़ देखने जाते हैं तो हम देखते हैं जब नेशनल एंथम होता है तो सब लोग खड़े हो जाते हैं। ओके, उसका रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जब नेशनल सॉन्ग चलता है तो ऐसा कुछ लोगों में नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है 51A-B में, टू चेरिश एंड फॉलो नोडल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड द इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जब इंडियंस ने बहुत स्ट्रगल किया था फ्रीडम के लिए, तो उस टाइम जो आइडियाज़ आए थे उनको चेरिश करना और उनको फॉलो करना और उससे इंस्पायर्ड होना। दोस्तों, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। ओके, किसी भी चीज़ में पॉजिटिविटी होती है तो नेगेटिविटी भी होती है। इसमें क्या है कि इसमें ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया है। अगर लोगों को लॉ आपने सिर्फ बना दिया, ऐसे नहीं होता है, उसका एक्सप्लेनेशन भी देना पड़ता है, उसको ठीक से लोगों को अवेयर करना पड़ता है, क्योंकि ये लॉ किसके लिए बने हैं? लोगों के लिए, कॉमन पीपल के लिए। ओके, सो हमारे इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में 2 मेंटेलिटी चलती थी, एक नरम दल, एक गरम दल। एक बहुत ही शांति से फ्रीडम लेना और एक हिंसा से और एक अहिंसा से। ओके, सो हमें कौन सा फॉलो करना है, यहाँ पर कुछ क्लैरिटी नहीं है। इसकी क्रिटिसिज्म में आप समझ सकते हो कि क्या करना चाहिए था, तो अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए था, किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बताना चाहिए था, एक्सप्लेन करना चाहिए था, जिससे हमें क्लैरिटी हो। जो भी हो, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में है। नेक्स्ट देखते हैं। दोस्तों, हमें कुछ भी पढ़ने के पहले अच्छे तरीके से उसका लॉजिक जानना चाहिए, इसमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, ये दोनों चीज़ को लॉजिकली समझना चाहिए। ओके, जिससे हमारी समझने की पावर भी बढ़ती है और हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी आता है। सो थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवर्निटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की सोवर्निटी का मतलब क्या होता है? सोवर्निटी का मतलब होता है एक तरीके से इंडिपेंडेंस। मतलब इंडिया को कोई भी डिसीज़न लेने के लिए किसी पर बेस नहीं होना पड़ेगा, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। ओके, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जो टोटली इंडिपेंडेंट हो। सो इंडिया के सोवर्निटी, यूनिटी यानी हमारी एकता और हमारी इंटीग्रिटी यानी कि ऑनेस्टी, इसको हमें बनाए रखना है और इसको प्रोटेक्ट करना है। नेक्स्ट है 51A-D, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। जब भी हमें हमारे भारत की बॉर्डर बुलाए, उस टाइम हम वहाँ पर पहुँच जाएं। ओके, मतलब अपने कंट्री को बचाना, डिफेंड करना एंड नेशनल सर्विस जब भी ज़रूरत हो देना। दोस्तों, अभी रिसेंट एक कुछ हुआ है, क्या आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं कि हम कैसे अपनी कंट्री को बचा सकते हैं, कैसे हम जब भी हमें ज़रूरत हो हम बॉर्डर पर जा सकते हैं? दोस्तों, अभी कोरोना का टाइम पीरियड है। ओके, इस टाइम जो कोरोना वॉरियर्स ने किया, ओके, उन लोगों ने क्या किया कि जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी वो नेशनल सर्विस के लिए आगे आए। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स थे, ओके, बहुत सारे हमारे जो फ्रंट मैन थे, उन सब ने नेशनल के लिए बहुत सर्विस दिया। ओके, उन सब ने नेशन के लिए बहुत सर्विस दिया एकदम मेन टाइम पर, जब उन्हें जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ओके, तो यही होता है इसका मतलब, और इसके लिए एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोरोना वॉरियर्स।
ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट है 51E, जिसमें बताया गया है टू प्रमोट हारमोनी एंड टू स्प्रिट ब्रदरहुड, मतलब चारों तरफ भाईचारा फैलाओ, कोई कास्टिज़म जाति पाति ना करो अमॉन्ग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया एंड रिनाउंस द प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ विमेन। इस लाइन का बहुत ज़्यादा महत्व है कि विमेन की डिग्निटी, नारी की मर्यादा का पालन करना। ओके, हर विमेन की एक डिग्निटी होती है, लेकिन क्या दोस्तों आपको ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया में ये प्रैक्टिस फॉलो हो रही है? दोस्तों ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स निकलते हैं, ओके, जिसमें विमेन के ऊपर बहुत ही अजीब अजीब तरीके के सॉन्ग बनाए जाते हैं। तो ये क्या हमारे विमेन की डिग्निटी को डेरोगेट नहीं कर रही है? बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे निकलते हैं। दुख की बात है कि वो सारे सॉन्ग्स सबसे ज़्यादा फेमस होते हैं और लोग उन्हें इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि विमेन भी उसको सपोर्ट करती है, ऐसे सॉन्ग्स को जो उनके खुद के डिग्निटी के लिए सही नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको याद है कि आपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब पढ़ा था, और क्या आपको स्कूल टाइम में पढ़ाया गया था, और क्या किसी को भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पूरे 11 के 11 याद हैं? मुझे तो याद नहीं है। ओके, मुझे स्कूल में ऐसा नहीं लगता कि मैंने पढ़ा था कभी, वो तो मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे याद होने लग गया। ओके, कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है और क्या क्या हैं, तो भी मुझे पूरे तरीके से याद नहीं है। हाँ दोस्तों, आप इसके नोट्स ज़रूर बनाना। ओके, अगर आपको नोट्स नहीं बनाना तो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। ओके, उसमें सब मैंने लिखा है अच्छे तरीके से, तो आप वो ले सकते हैं। नोट्स के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है 51AF में टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, मतलब हमारे इंडिया का जो कल्चर है, रिच हेरिटेज कल्चर, उसको वैल्यू करना, उसको बचा कर रखना, हमारी संस्कृति को बचा कर रखना, ये भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटी का पार्ट है। नेक्स्ट है 51AG में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट्स, लेक्स, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures. To protect and improve the natural environment, हमारा जो नेचुरल इन्वायरमेंट है उसे प्रोटेक्ट करके रखना, बचा कर रखना और उसे इम्प्रूव करना, इंक्लूडिंग क्या क्या है उसमें, फॉरेस्ट्स, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सब की रक्षा करना, ओके, इनका कंडीशन को और इम्प्रूव करना, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, और जीव जंतु के लिए मन में दया का भाव होना। नेक्स्ट है 51H, जिसमें बोला गया है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। दोस्तों साइंटिफिक टेम्पर में आता है अंधविश्वास को रोकना, ओके, देन ह्यूमनिज्म, मानवता होना, एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। रिफॉर्म में क्या क्या आता है कि जब कोई कुछ सुधार होता है तो लोग उस सुधार को माने और बढ़ावा दें कि वो सुधार ज़रूरी है समाज के लिए और उसे एक्सेप्ट करें। जैसे इसके लिए हम एग्जाम्पल मान सकते हैं कि लड़कियों की मैरिज के लिए एज बढ़ाया गया है 18 से 21, तो हम इस चीज़ की रिस्पेक्ट करें और इसे एक्सेप्ट करें क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर नेक्स्ट है जैसे कि 3 तलाक जो कानून था उसे हटाना, क्योंकि ये बहुत ही गलत था विमेंस के लिए, ओके, ये एक तरीके का पॉलीगैमी था जो सही नहीं था, तो लोग इसे एक्सेप्ट करें। फिर जैसे कि सबरीमाला मंदिर, इन सब में शनि मंदिर, इन सब में विमेन का अलाउ नहीं था, सो ये सब को हमें हटाना है और रिफॉर्म, ऐसे रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है जिसे लोग एक्सेप्ट करें क्योंकि ये हमारे सोसाइटी के लिए सही है। नेक्स्ट है 51A का आई, जिसमें बोला गया है टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस। पब्लिक प्रॉपर्टी यानी कि जो भी सबकी प्रॉपर्टी है, ओके, जनता की प्रॉपर्टी है, हमारे स्टेट की प्रॉपर्टी है, एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, उन सबको सेफ रखना, उन सबको बचा कर रखना हमारा ड्यूटी है, हमारा धर्म है। एंड टू एब्जॉर्ब वायलेंस, और वायलेंस को ख़त्म करना, उसे बढ़ावा ना देना, ओके। 51J फिर नेक्स्ट है एक्सेल इन ऑल स्फेयर्स सो नेशन राइजेस। इसका मतलब है कि हर पर्सन को हर स्फेयर में, लाइफ के हर फील्ड में एक्सीलेंस होना चाहिए। अगर हर पर्सन हमारे इंडिया का अपने फील्ड में एक्सीलेंट होगा, उसे जो पसंद है वो करेगा और बहुत ही मन से करेगा, तो हमारा नेशन ऑटोमेटिकली राइज करेगा। ना कि दूसरों का देखकर दूसरे का कंपेयर करना, बल्कि आप एक्सपर्ट हो उस चीज़ में, अगर आप और एक्सपर्टाइज लाओ और एक्सीलेंस लाओ तो
इसी से हमारा नेशन राइज करेगा। ओके, क्योंकि हमारा नेशन हर इंडिविजुअल से मिलकर बना है। दोस्तों 51A के, जिसमें ये पहले से हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में नहीं था, इसे 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, जो कि आया था 2002 में। ओके, इसमें बोला गया है कि हर पेरेंट को अपने चाइल्ड जो कि 6 से लेकर 14 एज तक का है उसे स्कूल भेजना चाहिए। ओके, ये हर पेरेंट की ड्यूटी है। सो दोस्तों, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 जो कि हमें ढंग से पता तक नहीं है, तो हम इसे फॉलो कैसे करेंगे। काफ़ी लोग तो अवेयर भी नहीं हैं इन चीज़ों से। ओके, सो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पनिशेबल नहीं है। ओके, ये पनिशेबल नहीं है, ये सिर्फ बाउंड है कि आप इसको अपने मन से फॉलो करें। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो ऐसा नहीं है कि उसे सज़ा होगी। ओके, कोर्ट ऑफ लॉ इसे इन्फोर्स नहीं करती है, लेकिन इनडायरेक्टली ये सब इन्फोर्स हैं, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं किसी लॉ से कनेक्टेड है। ओके, ये सब कहीं ना कहीं किसी लॉ से कनेक्टेड हैं, और अगर ना भी हों तो हमारी पार्लियामेंट इसे। दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ इंडिविजुअल पे ही लागू नहीं होता, सिर्फ इंडिविजुअल को ही फॉलो नहीं करना है, बल्कि स्टेट को भी फॉलो करना होता है। क्योंकि स्टेट क्या है, वो इंडिविजुअल का समूह है, एक तरीके का ग्रुप है इंडिविजुअल्स का। ओके, जैसे कि मसूरी हिल्स में जो वहाँ की स्टेट है उसने अलाउ कर दिया कि हाँ माइनिंग का काम चलेगा वहाँ के पहाड़ों पर। ओके, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पूरा नुकसान हो रहा है वहाँ के लिए। ओके, सो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसे कहा कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ पर इन्वायरमेंट का नुकसान हो रहा है। ओके, और स्टेट क्या होता है, वो इंडिविजुअल का समूह होता है। तो फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ इंडिविजुअल पे ही नहीं, स्टेट पे भी लागू होती है। दोस्तों, हम लोगों को कैसे चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जापान में एक कॉन्सेप्ट है, दोस्तों जापान में एक कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पर सबसे पहले कंट्री आती है, फिर फैमिली, देन यू योरसेल्फ। मतलब वहाँ का हर इंसान सबसे पहले कंट्री के बारे में सोचेगा, नेक्स्ट पे फैमिली, देन अपने बारे में। ओके, इसलिए वहाँ पर इतना अर्थक्वेक, सुनामी और वहाँ पर प्राकृतिक आपदा आती ही रहती, वो डेवलपमेंट पे एकदम नंबर 1 पे है। सो दोस्तों, ये थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ की वीडियो। आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताना। आप ये वीडियो लाइक करें या ना करें, ये लोगों तक ज़रूर पहुँचाएं कि लोग ज़रूर अवेयर हो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है और कैसे हमें उसे फॉलो करना चाहिए, और ये हमारे लिए कितना सही है। अगर कुछ भी लॉ बनता है तो वो लोगों के लिए बनता है, लोगों के अच्छाई के लिए बनता है। ओके, सो दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट ज़रूर करके बताएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।